बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को टेकअप करने लगे हैं वो बेसिकली है जी कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू डिस्कस टुडे। सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। A social arrangement for the controlled performance of collective goals within identifiable boundary। सोशल अरेंजमेंट, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो सर्टन हिरार्की। देखिएगा, सबसे पहले जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बाहर वजूद में आती है ना, उसमें सबसे पहले एक जो मालिक होता है, जो बॉस होगा, जो सीईओ होगा कंपनी का, वो अपना विजन जनरेट करता है और फिर अपने विजन के मुताबिक वो लोगों को सिलेक्ट करता है। और डेफिनेटली ही इज गोइंग टू सेलेक्ट द पीपल फ्रॉम द सोसाइटी एज वेल। वो पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्टिकुलर पीपल को सिलेक्ट करेगा। देयर रिलेशनशिप्स आर स्ट्रक्चर्ड इन ए पर्टिकुलर वे। जब सोशल अरेंजमेंट होती है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं तो उनके दरमियान में रिलेशनशिप कायम हो जाता है, और ये एक सोशल अरेंजमेंट का नाम है। ये सोशल अरेंजमेंट आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और समहाउ द पीपल गेट क्लोजर टू ईच अदर। लेकिन ये एक डेलिबरेटली नहीं है, बल्कि लोगों का खुद नहीं आते मिलते, बल्कि एक पर्सन उनको, एक बिजनेस उनको आपस में मिला देता है। Hierarchy comes into being through the process of effective delegation of work। अब लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा हो गया, इस ग्रुप के अंदर एक हिरार्की बनती है। हिरार्की से मुराद ये है कि लोग, कोई बॉस है, कोई सबॉर्डिनेट है, कोई लोएस्ट ऑफ द स्टाफ है, और हर कोई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करेगा, एक दूसरे का रैंक और स्टेटस के मुताबिक अदब भी करेगा, उसका हुक्म भी मानेगा। नंबर टू, इसका पोर्शन है कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंसेस डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने रिसोर्सेज के मुताबिक कुछ रिसोर्सेज भी होंगे। अब इन लोगों ने, जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती हुए हैं, रिक्रूट हुए हैं, उन्होंने इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। It can be achieved by controlling individuals' functions. This lead to the division of labor, equivalent division of work, division of function, assigning work according to specialization। कंट्रोल्ड परफॉर्मेंसेस से मुराद ये है कि फर्ज करें मैं इस वक्त आपके सामने बिजनेस राइटिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल का सब्जेक्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं, और मुझे ऑथोराइज किया गया कि दैट आई एम द स्पेशल पर्सन फॉर दिस स्पेशल टास्क। नाउ माय आई हैव set my own domain as well, and my organization has given me such a domain to work according to it। मेरे मेरे मुझे ना एक टॉपिक दे दिया गया, मुझे असाइन कर दिया गया, मुझे मेरी डोमेन बता दी गई, मुझे कन्फाइन कर दिया गया कि आई हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। मुझे इन चीजों को फॉलो करना है। आई कैन नॉट कम आउट ऑफ माई डोमेन एंड ट्रेस पास इन टू अनदर वर्स। अपने ही काम के अंदर मैं रहूंगा, मैं किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। डिवीजन ऑफ लेबर है, डेलीगेशन ऑफ वर्क है, डिवीजन ऑफ फंक्शंस है। काम के करने के तरीकेकार है। मुझे being a laborer, being a worker, being an employee, being a teacher, I have been assigned a certain kind of a thing that I should do such kind of work। And number two, collective goals। All the people who are working in an organization, they are only one having one goal, and to serve the organization। एक ही मकसद है इन सब लोगों का। जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उन सब का मकसद एक ही होगा, और वो एक ही मकसद है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जाए। इसीलिए आप लोगों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें, उसमें मदद दें।
फिर आते हैं ये कलेक्टिव गोल्स को हम पढ़ते हैं जी। इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस हैव कॉमन गोल्स। इंडिविजुअल्स कैन नॉट अचीव गोल्स इन सॉलिटरी सिचुएशन व्हिच कैन बी इजीली अचीव्ड इन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है जी कि क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं, क्या ये कलेक्टिवली हासिल किए जाएंगे या कोई इंडिविजुअल अपने तौर पर इन आइसोलेशन करता रहे? तो हम कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता है कि आप एक आइसोलेशन में और सॉलिटरी सिचुएशन के अंदर ये काम करें। हमेशा एक टीम के अंदर रहते हुए आपको काम करना होता है। आप अकेले किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। अगर हम इसकी इजीएस्ट ऑफ द डेफिनेशन में आपके सामने पेश करूं तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स अ बंच ऑफ पीपल, those who are working together, those who are depending on each other, and they are having a collective goal। और मकसद उनका एक ही, बंच ऑफ पीपल हैं, इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट भी करेंगे, कॉपरेट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड दे आर ओनली एंड ओनली हैविंग वन गोल। और वो कलेक्टिव कलेक्टिव गोल कौन सा होगा? विच हैज बीन डिजाइंड एंड डिफाइंड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी, या फिर ऑनर ने जो डिफाइन किया होगा। फिर नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाइबल बाउंड्री का। मेंबरशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। अब हर ऑर्गेनाइजेशन की ना अपनी एक बाउंड्री है। बाउंड्री से मुराद ये है कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस बंदे को उन्होंने हायर करना है और किसको नहीं हायर करना, और कितनी तादाद में लोगों को हायर करना है ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी nobody can enter into an organization according to its own will. The will of the organization is going to prevail. The CEO of the company is going to decide how many people are required for which task. ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द फॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि सोशल यूनिट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज द रिजल्ट ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट एंड सर्कमस्टांसेस। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं ना, तो वहां पर एक सोशल सेटअप जरूर मान जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्पेंड राउंड अबाउट 8 to 10 hours पर डे with the same person for many many years। आप लोगों की उनके साथ फ्रेंकनेस भी होती है, डिपेंडेंसी भी होती है, ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है। आप उनके साथ पार्टीज भी करते हैं, आप उनके साथ इवन यू गेट इनटू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद ईच अदर। लेकिन जो इनफॉर्मल गैदरिंग होती है ना, उसके अंदर जो सोशल गैदरिंग बनती है वो स्पॉन्टेनियस बन जाती है। यहां पर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गैदरिंग होती है, वो तो डिसाइड करता है, मालिक डिसाइड करता है, मैनेजर डिसाइड करते हैं कि किस बंदे को हायर करना। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर मालिक डिसाइड नहीं करता कि किस किसने इस ऑर्गेनाइजेशन के या इस बंच ऑफ ग्रुप के अंदर शामिल होना है। जिन लोगों के इंटरेस्ट कॉमन होंगे, जिन लोगों के सर्कमस्टांसेस कॉमन होंगे, जिन लोगों के आइडियाज एक जैसे होंगे, तो दे फॉल इनटू दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। वो आपस में चिट चैट भी करेंगे, वो हैंग आउट भी करेंगे, वो आपस में एक दूसरे के घर भी जाएंगे, दे आर गोइंग टू एंजॉय द पार्टीज एज वेल, दे आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट विद फॉर्मल वन। सर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर गोइंग टू को एग्जिस्ट विद ईच अदर। उसमें भी वही बंच ऑफ पीपल है, इसमें भी वही बंच ऑफ पीपल है जी। अब लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जी, काइंड्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड यूनियंस, नेटवर्क्स, मैनेजर्स। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक प्लेटफॉर्म फराहम किया, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए, यू बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना वी शुड प्रोटेक्ट ईच अदर्स इंटरेस्ट। उस सूरत हाल में आप लोगों ने क्या किया कि अपनी एक यूनियन बना ली, ताकि एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा, नेटवर्क्स ऑफ द मैनेजर्स। मैनेजर्स भी आपस में ग्रुप मिल जाता है,
आपने तकरीबन हर डिपार्टमेंट के अंदर इट इज इवन इफ इट इज वासा, वापडा, स्विगैस, आपने मुख्तलिफ मिलों के अंदर यू विल फाइंड ट्रेड यूनियंस, इवन द एजुकेटेड वंस फॉलो दिस ट्रेंड, like Young Doctors Association by the name of WADA. They are operating in hospitals. सब लोग आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यूनियंस बना लेते हैं, और दीज आर द इनफॉर्मल वंस. सो हम ये कह सकते हैं कि सर क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक और छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है? जी हाँ, बन जाती है. क्या उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे? जी हाँ, कहेंगे. क्या वो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो मिलकर को डिसीजन मेकिंग करके जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल डाल सकती. नेक्स्ट है जी फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट्स मेंबरशिप इज गेन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अंदर जो लोग मिलते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि उनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, और वो कॉन्शियसली ये सोच समझ कर या बगैर सोचे समझे वो उनके मेंबर्स की तादाद बढ़ जाती है. और इसमें कोई लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं होते कि जी बस हमारे ग्रुप के अंदर सिर्फ 4 लोग होंगे या 5 लोग. बहुत सारे लोग जो हैं दे एंटर इनटू दैट, वो बीच में शामिल होते रहते हैं. इट इज लूजली स्ट्रक्चर्ड, इट हैज नो स्ट्रक्चर और ऑफिशियल हिरार्की. देखें, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है कि ये मैनेजर्स हैं, ये सबॉर्डिनेट्स हैं, ये ग्रुप बना हुआ है, इसके अंदर इतने लोग हैं, इसके अंदर इतने लोग हैं. लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी हिरार्की भी नहीं है और ना ही कोई स्ट्रक्चर पाया जाता है. एवरीवन इज इक्वल देयर. थर्ड वन, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इज डिसॉल्व्ड आफ्टर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स. अच्छा, इसके अंदर एंट्रेंस भी फ्री है और एग्जिट भी फ्री है. और जब आप कोई गोल अचीव कर लेते हैं तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व भी हो जाती. ये कोई परमानेंट नहीं है, जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ परमानेंट वन. फोर्थ वन, इट इज स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्पॉन्टेनियस से मुराद ये कि फौरन बनती. फौरन बनने से मुराद ये कि 4 लोग आपस में मिलकर बैठे हैं कैफेटेरिया के अंदर, गपशप लगा रहे हैं, और एक छोटा सा गैदरिंग बन गई. वो गैदरिंग वक्ती तौर पर बनी और वक्ती तौर पर डिसॉल्व भी हो सकती है. लेकिन क्या ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉसिबल है कि आप मैनेजर बैठा हुआ आप उसके साथ चले जाएं, फिर 2 दूसरे मैनेजर्स आ जाएं और एक गपशप लगाना शुरू कर दें? नहीं सर, ऐसा नहीं होता. लेकिन ऑफ टाइम के अंदर जितने मर्जी मैनेजर्स आ जाएं, सबॉर्डिनेट्स आ जाएं, सब मिलकर इकट्ठे बैठकर गपशप भी लगाते हैं, चाय शाय भी पीते हैं. नेक्स्ट, ग्रेप वाइन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या, पहले तो इसको डिस्कस करें. ऑर्गेनाइजेशन की जो हिरार्की बनती है ना, उसके अंदर हम जिस जिस तरह से मर्जी एरोज लगा लें, यानी नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से बात करेगा, ऊपर वाला दरमियान वाले से बात कर रहा है, ये वाला इससे बात कर रहा है, तो जो मर्जी उस ट्री के अंदर जो मर्जी जिससे बात करे वो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहलाती है. इसके अंदर कोई लिहाज तमीज का ख्याल नहीं रखा जाता कि ये मेरा बॉस है, कि क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. फिर भी इन द बैक ऑफ द माइंड वी ऑलवेज फॉलो द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल. हम फिर भी सीनियर जूनियर का ख्याल जरूर रखते हैं, बिकॉज, लेकिन इसमें ये कोई नहीं बात होती कि हम अपने बॉस से बात नहीं कर सकते इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सर ये कहकर ये बॉस है. नहीं सर. आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई पार्टीज होती हैं, जब गेट टुगेदर्स होती हैं, तो एवरीवन इज मिंगलिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करें. नेक्स्ट पॉइंट है जी, इट इन्वॉल्व्स इनफॉर्मल बिहेवियरल नॉर्म्स. अभी मैं डिस्कस कर रहा था, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन, ये जो नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, ये जो होते हैं ये बिहेवियरल नॉर्म्स हैं. यानी आपकी जो कह सकते हैं कि एक असल सूरत जो है ना वो सामने आती है. Whatsoever is in your mind and heart, you are trying to expose it in an informal communication.
आपने अक्सर देखा इन पार्टीज के अंदर लोग डांस भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, क्रैकिंग जोक्स विद ईच अदर, लतीफे भी सुनाए जाते हैं, सब कुछ होता है। सो इसके एक अपने नॉर्म्स होते हैं और आपका अपना बिहेवियर, जो कि समझ लीजिएगा चाहे वो इनवर्ट टैलेंट है, वो बाहर आता है। इट हैज इनफॉर्मल लीडर्स एज वेल। यहां पर लीडर की कोई क्वालिटीज मुख्तस नहीं की जाती कि यही लीडर होगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि वहां पर आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, वहां पर टैलेंट देखा जाएगा, कि वहां पर आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, वहां पर आपकी स्किल देखी जाती है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कोई छोटा आदमी भी कोई लीडर बन सकता है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हाउ टू जेल टुगेदर एंड हाउ टू मैनेज द थिंग्स। अब हम पढ़ेंगे जी एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन यूजुअली इंप्रूव कम्युनिकेशन बाय मींस ऑफ ग्रेपवाइन सिस्टम। अभी हमने जिक्र किया कि जब ग्रेपवाइन सिस्टम आएगा तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो आपस में मिलजुल कर काम करें और आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी हो और खुलकर अपने आइडियाज को शेयर किया जाए। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हेल्प करती है। नंबर टू, coordinate the activities of various individuals or departments without red tape. रेड टेप या रेड टेपिज्म इज एन ईडियम। इसे हम कहते हैं अफसरशाही। अब अफसरशाही क्या है? हमें पता है जी कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और खासतौर पे जैसे आपने देखा कि कभी किसी सरकारी इदारे में जब हम काम करते हैं, तो जो ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने पास फाइल रख के बैठ जाते हैं और उस फाइल के ऊपर साइन नहीं करते, आगे नहीं पहुंचाते, मूव फॉरवर्ड नहीं करते। दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वो रेड टेपिज्म कहलाती है। इट्स आल्सो कॉल्ड द ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ये जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है या ऑफिसरपन है या रेड टेपिज्म है, जिसमें सुर्ख फीता कहलाता है, कि जिसके अंदर आपने अपने फाइल को रिटेन करके रख लिया अपने दफ्तर के अंदर या अपने टेबल पर, एंड यू आर नॉट पुशिंग इट। इससे नुकसान क्या होता है कि काम स्लो डाउन होता है। लेकिन अगर आप इनफॉर्मली एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो इट विल हेल्प। आप अक्सर देखते हैं कि लोग ऑफिसर्स की दावत करते हैं और दावतों का मकसद भी ये होता है कि काम को फॉरवर्ड किया जा सके, उनसे इनफॉर्मल मैनर के अंदर उनसे डिस्कस किया जा सके। हो सकता है कि कुछ बातें दफ्तर में डिस्कस ना हो सकती हो। Although it is an unethical and immoral attitude on the parts of these bureaucrats to hold on the files and never push it, लेकिन शायद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसमें मददगार साबित होती है। तीसरा, establish unwritten but practical ways of doing things। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, तो उसमें तो हर चीजें लिखी होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एसओपीज, एवरीथिंग इज बीइंग रिटन। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर देयर इज नथिंग बीइंग रिटन। कुछ भी नहीं लिखा होता। इस ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होंगे, अपने रेगुलेशंस होते हैं। फोर्थ वन, it increases employee commitment because informal organization is a tool for solution of the problems। एम्प्लॉय की जो कमिटमेंट है ना, वो होनी चाहिए। अब एम्प्लॉयज की कमिटमेंट को कैसे हम फील करते हैं? हम फील इस तरह से करते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई हम देखें कि इफ अ पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, शायद हम उससे इनफॉर्मल वे के अंदर गुफ्तगू करें, शायद उससे उसकी परफॉर्मेंस में इजाफा होता जाए और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। फिफ्थ वन, इट इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग। लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं इनफॉर्मल मैनर के अंदर, नॉलेज भी एक दूसरे से शेयर करेंगे। सिक्स्थ वन, इट इज अ टूल टू इंक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। जब आपकी इन्वायरमेंट चेंज हुई तो आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ये बिल्कुल वैसे है कि जब कोई स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम के अंदर होता है ना, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा होता है,
लेकिन अगर आप उसको आउट ऑफ द क्लास जाकर मिले या इंडिविजुअल अटेंशन दें या इनफॉर्मल वे के साथ उससे बातचीत करें, तो ही रिस्पॉन्सेज वेरी वेल। 7, it enhances the cooperation among the employees. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। 7, 8, it provides satisfaction of members' social needs and a sense of personal identity and belonging. आपको अपनी अहमियत का अंदाजा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई अपनी अपनी नीड्स, अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक उसमें पार्टिसिपेट करता है। Number 9, it provides for additional channels of communication. For example, through the grapevine, information of importance to particular members is communicated quickly. जैसे देखिएगा कि ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में जैसे फर्क है ना, कि ओरल कम्युनिकेशन तो बड़ी जल्दी से ट्रैवल करती है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन करें और एक ही वक्त में लोग बैठे एक दूसरे से जो प्योर ऑर्गेनाइजेशन चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल किए बगैर जब ग्रेपवाइन की सूरत में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो कम्युनिकेशन भी बड़ी तेजी के साथ होगी और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है और मैसेज भी बड़ी तेजी के साथ डेवलप ट्रैवल करना शुरू कर देता है। Number 10, it provides a means of motivation, for example, through status, social interaction, variety in routine, or tedious jobs, and informal methods of work. Okay, Dee. So we were, sorry for the interruption. We were talking about the point number 9. It provides for additional channels of communication. For example, through the grapevine. अच्छा sorry, ये हो गया जी, number 10 पे चलते हैं जी. It provides a means of motivation. For example, through status, social interaction, variety in routine, and tedious jobs, and informal methods of works. कहते हैं जी इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आप मुख्तलिफ रैंक के, मुख्तलिफ स्टेटस के लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे ना, इससे एक हेल्प आउट मिलती है। और खासतौर पे कहता है कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो देर आर सम टीडियस काइंड ऑफ जॉब्स, उसके लिए जरूरी होता है कि शायद आपको फॉर्मल मेथड के जरिए से जब रिजल्ट्स ना निकले, तो फिर हम इनफॉर्मल मेथड के जरिए से रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। मैं यूजुअली एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं जी, फर्ज करें कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और दो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं और वो बहुत लंबी लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, स्कोर भी बहुत ज्यादा कर लिया, बॉलर से आउट नहीं हो रहे, तो आमतौर पर ना किसी नॉन प्रोफेशनल बॉलर को बॉल दे दी जाती है। बैट्समैन ये समझता है कि शायद अब ये बहुत ही इजी बॉलर है, इसे मैं जरा इजी होकर खेल सकता हूँ। और आमतौर पर यूजुअली देखने में भी आया कि वो बॉलर क्या कर देता है, वो आउट कर देता है और पार्टनरशिप को ब्रेक कर देता है। इसका मतलब है कि एक फॉर्मल बॉलर्स की बजाय एक इनफॉर्मल बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यानी अगर मसले का हल फॉर्मल वे में नहीं निकल रहा, तो चलें इनफॉर्मल वे के अंदर निकाल लेते हैं। Sometimes you are too much reserved with someone that you are not ready to discuss each and everything in a formal manner. फिर जब आप उससे फॉर्मली से हटकर बात करते हैं ना और इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें जो है ना वो बता दी जाती है। नंबर 12, it provides a means of highlighting deficiencies of weaknesses in the formal organization.
For example, areas of duties or responsibilities not converted in job descriptions or outdated systems and procedures. कहते जी, it provides a means of highlighting deficiencies of weakness. यानी अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कोई डेफिशिएंसी या कोई वीकनेस पाई जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या है कि हमारे पास इनफॉर्मल मेथड मौजूद है। क्योंकि फॉर्मल मेथड जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम लॉन्ग प्रोसीजरल मेथड्स की बजाय हम क्विक सोल्यूशन तैयार करें, तलाश करें, और वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की सूरत में ही हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं। It works against organization interest as its members remain busy in the meetings of informal organization. कहते हैं ये होता है कि sometimes आप अपने मेन टास्क को छोड़कर अपने टास्क की तरफ लगे रहते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ लगे रहते हैं। नंबर टू, इट इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो खत्म हो जाते हैं और आपका फोकस डाइवर्ट रहता है। नंबर थ्री, grapevine, which is an important part of informal organization, may be inaccurate. याद रखिएगा कि oral communication डिपेंडेबल नहीं होती, और ऊपर से ग्रेवाइन कम्युनिकेशन हो तो जिसमें हर बंदा एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, हर रैंक और हर स्टेटस का, उसमें भी इनएक्यूरेसी आ सकती है। नंबर फोर, इट कॉजेज स्ट्रेस अमंग एम्प्लॉयज व्हेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनफॉर्मल ग्रुप। अगर आप किसी बंदे को फॉर्मल ग्रुप में रखें तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसको इनफॉर्मल ग्रुप में से आप जब निकाल देते हैं तो वो एक अलग स्ट्रेस में चला जाता है। नंबर फाइव, इनफॉर्मल वर्क प्रैक्टिसेस लाइक म्यूचुअल एडजस्टमेंट में कट कॉर्नर्स। अब कहते हैं जब आप इनफॉर्मली एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं ना, तो इससे आपका जो मेन काम है वो इग्नोर हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक लिजिटिमेट है और एक ऑफिशियल है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक अनऑफिशियल और लेस विजिबल होती है। ये इसका कुछ कंपैरिजन हमने किया कि पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन में देखिएगा कि नंबर वन, ओरिजिन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएटेड डेलिबरेटली, वो सोच समझकर बनाई जाती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइज स्पॉन्टेनियसली। वो ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है और वो स्पॉन्टेनियसली होती है। नंबर टू, नेचर। प्लान एंड ऑफिशियल, प्लानिंग करके बनती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि इनफॉर्मल टोटली अनप्लान्ड और अनऑफिशियल होती है। साइज, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज बड़ा होगा, इनफॉर्मल का साइज छोटा होगा। नंबर फोर, कंटिन्यूटी। स्टेबल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मुस्तहकम होती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनस्टेबल भी होगी और डायनामिक भी होगी। फिफ्थ वन, फोकस, बिल्ड अराउंड जॉब्स। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट जॉब्स के लिए क्रिएट की गई है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लोगों के गिर्द रिवॉल्व करती है, वहां पर जॉब का तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है। स्ट्रक्चर, डेफिनेट स्ट्रक्चर, मैकेनिकल एंड रैशनल, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का स्ट्रक्चर होता है। जबकि जो इनफॉर्मल है उसमें बहुत ही लूज स्ट्रक्चर होगा। सेवंथ, गोल्स, प्रॉफिट्स एंड सर्विस ऑफ सोसाइटी। प्रॉफिट भी कमाएगी ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज भी देगी, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिर्फ पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की। इन्फ्लुएंस प्रोसेसेस, लिजिटिमेट अथॉरिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको अथॉरिटी दी है किसी काम के करने की, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास पावर जरूर हो सकती है कि अगर कोई आदमी
के पास है, वो जरा इनफॉर्मल पावर होगी, वो कोई लेजिटिमेट पावर नहीं होगी। नंबर 9, कंट्रोल प्रोसेस, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ रूल्स बना लिए जाते हैं। नंबर 10, कम्युनिकेशन, ऑफिशियल एंड वेल डिफाइंड पाथ्स, वन वे एंड स्लो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, जो कम्युनिकेशन का चैनल है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, उसके अंदर एक हिरार्की है, एक फ्लो है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रेप वाइन है, टू वे है, फास्ट प्रोसेस है, बट स्टिल अनरिलायबल। नंबर 11, अथॉरिटी, पोजिशनल फ्लोज टॉप डाउन, ये ऑर्डर्स ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हुए आते हैं, जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है, हर डायरेक्शन में, पर्सनल भी है, ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं, नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी जा रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। चार्टिंग, shown on organizational chart, not shown on organizational chart, हर चीज विजिबल दिखाई देती है, जबकि यहां पर कोई चार्ट की नुमाया नहीं है, यानी कोई हिरार्की आपको नजर नहीं आती। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, regardless of size, industry and structure, an organization must maintain a clear and precise internal communication structure। आपके सामने तीन डायग्राम्स आ रही हैं, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड और एक लैटरल। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, इसका मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हाई अप से डाउन की तरफ, और लेटरल हॉरिजॉन्टल, एक ही रैंक और एक ही स्टेटस के लोग। आप इसकी एक और डायग्राम देख सकते हैं। अपवर्ड देखिएगा, ऑन योर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन अपवर्ड कम्युनिकेशन है, एक्सट्रीम राइट हैंड के ऊपर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, और मिडल में जब आते हैं तो लेटरल कम्युनिकेशन, एक ही रैंक और एक ही स्टेटस के लोग। और जब एक क्रॉस लाइन बनती है तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। इनको हम डिस्कस करते हैं जी। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसके एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, इसका एडवांटेजेस है, when employees receive appropriate downward communication from management, they can be better motivated and more efficient। जब ऊपर से आपको डायरेक्शंस मिलती है ना कि ये काम कर लें, ये काम कर लें, तो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है। नंबर 2, they need not only clear job directions and safety rules, but also facts about original organizational strategy, products, and viewpoints on important controversial issues। जॉब डायरेक्शंस भी मिलेंगी, सेफ्टी के रूल्स भी मिलेंगे, स्ट्रेटजी भी मिलेगी, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोवर्शियल इश्यूज के बारे में भी आप जो है ना वो चीजों आपको मिलेंगी। नंबर 3, they are concerned about employee benefits, healthcare, insurance, promotions, pensions, training, work and more। आपको हर तरह का बेनिफिट मिलता है, आपको हेल्थ के मतलब, इंश्योरेंस के मतलब, प्रमोशंस के मतलब, पेंशन के एटसेट्रा। नंबर 4, in all the many pressures from employees force employers to be accountable for their decisions through effective downward communication। अच्छा, अब जो हाई अप से जब अथॉरिटीज नीचे की तरफ डेलीगेट होती हैं ना, वो डेफिनेटली दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट थिंग। देखिए, हाई अप्स ने अपने नीचे वाले बंदों से काम करवाना होता है, वो चाहते हैं कि हमारे डाउनवर्ड लोग जो हैं वो हमारे कहने के मुताबिक चलें और परफॉर्म करें। और अगर वो काम नहीं करेंगे नीचे वाले, तो डेफिनेटली हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट? डेफिनेटली द हाई अप्स हु हैव पास्ड ऑन द ऑर्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट जी, नंबर 5 है कन्वेइंग ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? ये भी कौन बताएगा? डेफिनेटली हमें ये बताएंगे, हाई अप के लोग बताएंगे
कि इस ऑर्गेनाइजेशन का और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दोनों के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। नंबर 6, इंफॉर्मेशन ऑन वर्क प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। काम को किस तरह से करना, किस तरह से चीजों को आगे लेकर चलना, ये तमाम चीजों के मतलब इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नंबर 7, गिविंग फीडबैक टू एम्प्लॉइज ऑन परफॉर्मेंस। गिविंग फीडबैक टू एम्प्लॉइज ऑन परफॉर्मेंस, फीडबैक भी मिलता है, यानी जिस एम्प्लॉय ने जिस तरह का काम किया उसके मुतालिक उसको फीडबैक भी मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। नंबर 8, क्लैरिफाइंग कंपनीज कल्चर। जब भी कोई इंसान आता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो उसको कंपनी के कल्चर के बाद के में एडजस्ट होना पड़ता है। और ये कंपनी का कल्चर कौन बताएगा? आईएफ्स बताएंगे कि इस तरह से आप लोगों ने काम करना है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फेलियर टू कम्युनिकेट। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में है कि अगर हाई अप वाले अपने सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ना ऑब्जेक्टिव्स के मुतालिक बता रहे हैं, ना जॉब डिस्क्रिप्शंस के मुतालिक बता रहे हैं, तो फिर देयर आर सो मेनी बैरियर्स एंड हिकअप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। नंबर 2, management assumes that employees will not be interested in the larger issues of the management. अब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जब वो, उसको ऐसा लगता है कि हमने तो ऑर्डर्स पास किए, लेकिन शायद नीचे वाले लोग काम करना नहीं चाहते। ये भी प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट, थर्ड वन, मैनेजमेंट assume that employees will not understand the larger issues of the management. अब ऊपर वाली हायर मैनेजमेंट समझती है कि नीचे वाले रियलाइज ही नहीं कर रहे इस चीज को, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। ये उनकी थिंकिंग है, दोनों साइड्स पे प्रॉब्लम आती है। नंबर 4, मैनेजमेंट डू नॉट themselves have the information or do not know the answers to the problems. कभी कभार तो कहता है, ये भी होता है कि मैनेजमेंट के पास अपने पास ही किसी चीज का आंसर नहीं होता, या उनके पास वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग हाईली फ्रॉम देयर सबॉर्डिनेट्स। नंबर 5, मैनेजर्स आर नॉट स्किल्ड, ट्रेन्ड और कॉन्फिडेंट इन कम्युनिकेशन। अगर वो खुद ट्रेन्ड नहीं है तो वो दूसरों को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? नंबर 6, managers fear that they are undermining their authority by sharing information with subordinates. अब मैनेजर्स का फियर क्या है? मैनेजर्स फियर दैट दे आर अंडरमाइनिंग देयर अथॉरिटी। अब उनको महसूस होता है मैनेजर्स को कि अगर उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दी तो शायद हो सकता है कि हमारी वैल्यू खत्म हो जाए, इसलिए वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने सबॉर्डिनेट्स को कन्वे नहीं करते। नंबर 7, managers fear that they are making themselves redundant by allowing subordinates to know and understand more of their jobs. मैनेजर्स ये भी फील करते हैं कि हो सकता है कि हमारे हमारे सबॉर्डिनेट्स को ये सारी बातें वो पता लग जाएंगी जो कि शायद हमें पता है, एंड दे कुड बी एट पार विद अस, और हमारे बराबर हो जाएंगे। एक फियर फैक्टर है, एक इनसिक्योरिटी है ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर्स। नंबर 7, सॉरी नंबर 8, managers fear that they are undermining their role as managers because it leads to more frankness between managers and its subordinates. कहते हैं ये भी ख्याल है, ये भी लोग फील करते हैं, ये भी लोग तसव्वुर करते हैं कि हो सकता है कि मैनेजर समझते हैं कि शायद हम ज्यादा फ्रैंक हो रहे हैं अपने सबॉर्डिनेट से बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद दैम, हम इतना फ्रैंक नहीं होना चाहिए। नंबर 9, managers fear that they are giving information that might fall into the wrong hands or be contrary to the organization's interest. मैनेजर्स ये भी फील करते हैं कि हो सकता है कि अगर हमने अपने सबॉर्डिनेट्स को इंफॉर्मेशन दे दी, हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाए
वो ये भी समझते हैं कि शायद इंफॉर्मेशन गलत हाथों के अंदर चली जाए. सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन द माइंड्स ऑफ द मैनेजर्स. इंप्रूविंग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. नंबर वन, कैसे आप बेहतर कर सकते हैं? Establishing regular systems for conveying information to the subordinates. मीटिंग्स करें, ब्रीफिंग्स दें, सर्कुलर्स, मैनुअल्स, नोटिस बोर्ड के ऊपर शेयर करें चीजों को. नंबर टू, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ट्रस्ट का कहता है कल्चर जो है ना वो डेवलप करें. नंबर थ्री, organizing training sessions for managers to communicate frequently with their subordinates. और ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बातचीत करें, गपशप मारें उनके साथ. नेक्स्ट, रिवॉर्डिंग मैनेजर्स हु प्रमोट ए कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन. जो अच्छा मैनेजर होगा उसको रिवॉर्ड भी करें. उसको रिवॉर्ड करेंगे, भाई तुमने अच्छा परफॉर्म किया है, तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है, तुम्हारे डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, देन यू मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर दैट. नंबर फाइव, encouraging news swapping informally between managers and their subordinates. न्यूज स्वैप करें यानी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करें एक दूसरे के साथ. नेक्स्ट, डिस्करेज एक्सेसिव स्टेटस कॉन्शियस अमंग मैनेजर. जो मैनेजर्स ये समझते हैं कि हम मैनेजर्स हैं, वी शुड नॉट टॉक टू आवर सबऑर्डिनेट्स, तो इस स्टेटस कॉन्शियस को खत्म करना पड़ेगा एंड दे हैव टू ट्रस्ट देयर सबऑर्डिनेट्स. नंबर टू जी, अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस के ऊपर फोकस करते हैं. Many executives sincerely seek frank comments from employees in addition to the usual periodic reports. अब जो सबॉर्डिनेट्स है ना नीचे वाले, अच्छा मैनेजर ये समझता है कि नीचे से ऊपर वाले लोग क्या करेंगे, हमारे साथ फ्रैंक होकर गुफ्तगू करेंगे और हमें सारी बातें बताएंगे और हमें पीरियोडिक रिपोर्ट्स भी देंगे. नंबर टू, successful managers listen closely to opinions, complaints, problems, and suggestions, especially when these are clearly and effectively stated. अब जो सक्सेसफुल मैनेजर्स है ना वो अगले बंदे की बात को बहुत ही क्लोजली सुनेंगे भी, कि कंप्लेन्स को भी सुनेंगे, सजेशंस भी सुनेंगे, एवरीथिंग. As a response to increasing global competition, some companies are developing new management style, which make input from employees an integral part of important decisions affecting the company. Up there is a global competition going on. Some companies are developing new management style. कहते हैं कोई नया मैनेजमेंट स्टाइल आ रहा है और अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने इंप्लॉइज को इंटेग्रल पार्ट समझा जाता है कि इनको भी शामिल करना है और डिसीजन मेकिंग के अंदर इनकी हेल्प लेनी है. नंबर फोर, इंफॉर्मेशन बाय एम्प्लॉइज ऑन देयर वर्क परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स. अब उनसे शेयर करें अपने एम्प्लॉइज से कि क्या मसले आ रहे हैं आपको काम के दरमियान. नंबर फिफ्थ, और उनसे पूछें उनके टारगेट्स के मुतालिक, उनके गोल्स के मुतालिक उनसे अपडेट लें. नंबर सिक्स, नंबर सेवन, कि कमेंट्स ऑन प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज. उनसे कमेंट्स मांगे कि जो प्रोसीजर्स और पॉलिसीज हमने दी हैं क्या वो ठीक भी हैं या नहीं. फिर उनसे सजेशंस मांगे. नंबर सेवन पर कहते हैं कि उनसे सजेशंस मांगे और बताएं कि हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं. नंबर एट, एम्प्लॉयज फीलिंग्स अबाउट द ऑर्गेनाइज. और वो ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक क्या फील करते हैं इस चीज के मुतालिक भी आप उनसे पूछें. प्रॉब्लम्स इन अपवर्ड कम्युनिकेशन. नंबर वन, क्या प्रॉब्लम आता है जी, देखते हैं. आमतौर पर जो जूनियर्स हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं वो ये समझते हैं कि यार ये जो हमारे मैनेजर्स है ना, सीनियर मैनेजर्स, दे मस्ट बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू अस. वो बात ही नहीं करते, वो शेयर ही नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स. नंबर टू, subordinates may think that the seniors are busy and already facing information overload. अब सबॉर्डिनेट्स ये समझने लगे जी सीनियर बिजी पर्सन है, वो पहले ही बहुत ज्यादा
ओवरबर्डनड है, उसके पास पहले इंफॉर्मेशन होगी, देयर इज नो यूज ऑफ गिविंग सो मेनी सजेशंस एंड व्हाई शुड आई शेयर माय प्रॉब्लम्स विद हिम। ये स्पेकुलेशन की वजह से भी कि बहुत ज्यादा हिंड्रेंसेस आ जाती है। नंबर थ्री, subordinates may fear that reporting of a problem or communication of a grievance may result in antagonizing or disappointment the seniors, which may have adverse consequences। आपको लगा अगर आपने प्रॉब्लम शेयर की अपने सीनियर के साथ, हो सकता है वो नाराज हो जाए, वो गुस्से में आ जाए, हो सकता है कि वो आपके साथ कोई बदला लेने लग जाए। अगर आपने अपनी कंप्लेंट शेयर की, आपने उसको कुछ सजेशन शेयर कर दी, वो समझेगा कि पता नहीं मैं ये बॉस है कि मैं बॉस हूँ, ये कौन होता है मुझे रिकमेंडेशन देने वाला, ये सजेशन देने वाला। ये फियर फैक्टर भी एक एम्प्लॉय के अंदर आता है जिसकी वजह से वो हेजिटेट करता है और वो अपने बॉस के साथ चीजें शेयर नहीं करता। Next is subordinates may fear that the upward communication may be considered by their colleagues as a way of getting closer to the senior and seeking favors। अगर आप अपने बॉस के साथ कोई बातें शेयर करते हैं ना, तो आपके कॉलीग्स ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद ये जानबूझकर बॉस के करीब होने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, इंप्रूविंग अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स बिटवीन मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स फ्रीक्वेंटली। कैसे करें? दोनों के दरमियान में फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स होनी चाहिए, सबॉर्डिनेट्स और बॉसेस के दरमियान। नंबर टू, ऑर्गेनाइजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस फॉर एम्प्लॉयज एंड टीम्स। कहते ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करें, यानी मीटिंग्स करें, एक दूसरे की बात को सुने। सेटिंग अप क्वालिटी सर्कल्स, अच्छा सर्कल बनाए अपने गिर्द जिसमें वो लोग हों जो आपको अच्छी सजेशंस दें, रिकमेंडेशंस दें, कंप्लेंट्स करें, क्रिटिसाइज करें। नंबर फोर, और उनसे सजेशन ले। नंबर फिफ्थ, ओपन डोर पॉलिसी बाय मैनेजर्स। यूजुअली मैनेजर्स claim that their doors are open for everyone, और ये पॉलिसी होनी चाहिए, मैनेजर्स कहें जी कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, यू मस्ट कम इन। So that the grievances of the subordinates must be shared with the managers। नेक्स्ट है जी, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन एसोसिएट्स एट द सेम लेवल। एक ही रैंक एक ही स्टेटस के लोग, आप लेफ्ट लाइन भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन। एडवांटेजेस इसके क्या है, लेट्स सी। नंबर वन, टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज बिटवीन एंड अमंग डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नंबर टू, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू अदर डिपार्टमेंट्स एंड सेल्फ स्टाफ मेंबर्स। एक दूसरे को हेल्प आउट करें, असिस्ट करें। नंबर थ्री, अब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है ना बिटवीन पीयर्स, इज आल्सो एसेंशियल, वेरी नेसेसरी, कि एक ही रैंक और एक ही स्टेटस के लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर बातचीत। प्रॉब्लम्स इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, one manager or department may feel that another is encroaching on their areas of authority or expertise। प्रॉब्लम सिर्फ इतना आता है कि एक बंदा ये समझता है, एक मैनेजर ये समझता है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो ये बंदा मेरे अथॉरिटी पे, मेरे स्फीयर में ट्रेस पासिंग कर रहा है। नंबर टू, line managers may resist the expert authority of functional managers such as accountants or personal officers within their departments। अच्छा, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं ना, वो रेजिस्ट करते हैं कि कोई दूसरा बंदा उनके डिपार्टमेंट में या उनके काम में मुदाखलत ना करे।
जानबूझकर वो समझते हैं। वो इसलिए भी समझते हैं कि यार हम खुद एक्सपर्ट हैं, वी डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन। नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जब लोग आपस में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करते हैं तो उससे एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकता है, और ये वाइडली वर्किंग हैबिट्स जो हैं ये प्रॉब्लम्स को भी जनरेट कर सकती हैं। अब इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? रेगुलर मीटिंग्स करें और सॉर्ट आउट करें अपने मामलात को। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो मौजूद हैं, एक दूसरे से के साथ फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स करें। इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स एंड टीम्स, लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एक दूसरे के साथ इनको बातचीत करनी चाहिए। नंबर 3, जॉब रोटेशन, पीरियोडिक शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। पीरियोडिक शिफ्टिंग से मुराद ये है कि आमतौर पर ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स होती हैं। कभी इस डिपार्टमेंट का बंदा उधर चला जाएगा, उधर का बॉस इधर आ जाएगा। इससे भी एक दूसरे के साथ जो इंटरलिंक है वो डेवलप होता है। नंबर 4, शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स थ्रू न्यूज़लेटर्स, सर्कुलर्स। न्यूज़लेटर्स के जरिए से, सर्कुलर्स के जरिए से एक लेजन ऑफिसर बना लें जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन पैदा करे। उससे एक हेल्प आउट होगी कि एक दूसरे के साथ हम अच्छे तरीके के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर आते हैं जी डायगोनल कम्युनिकेशन। Communication that cuts across both work areas, departments, sections, and organizational levels is the interest of efficiency and speed. अब डायगोनल कम्युनिकेशन ये है कि एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय किसी दूसरी डिपार्टमेंट के हेड से जब बातचीत करेगा तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगी। सर क्या इस तरह की कम्युनिकेशन को रिकमेंड किया जाता है? हम कहते हैं नहीं। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर तो हमें पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉई है ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज इमीडिएट बॉस एंड ही हैज टू टॉक टू अनदर पर्सन। अदरवाइज डायगोनल कम्युनिकेशन को हम इतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकरेज नहीं करते। अब वी आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ टाइम। हमारे पास जो दूसरा जो पॉइंट है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क का है, जिसमें चेन नेटवर्क है, वाई नेटवर्क, वी नेटवर्क, सर्कुलर नेटवर्क, ये सारे जो नेटवर्क्स हैं, हम इसके लिए आपको एक अलग जो है वो बना देते हैं वीडियो, ताकि आप उसमें से आप इसको देख सकें, फायदा उठा सकें। इंशाल्लाह एक और वीडियो जिसमें ये जो चैनल्स हैं हमारे पास उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर दैट पर्पज आई हैव टू से गुड बाय टू यू पीपल। होप सो यू हैव अंडरस्टूड द lecture. Inshallah, we will meet again. Thank you very much.